नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 मिशन के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए। नीति आयोग ने भारत में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT पर अध्ययन करने को मंजूरी प्रदान की। पेगासस जासूसी के आरोपों की जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया और प्रधानमंत्री ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने प्रस्तावित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित की। और अब खबरें विस्तार से। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। इसका लक्ष्य सभी शहरों के लिए अपशिष्ट मुक्त दर्जा प्राप्त करना है। इसमें कई घटक शामिल होंगे, जैसे कि सभी परिवार और परिसर अपने अपशिष्ट को गीले अपशिष्ट और सूखे अपशिष्ट के रूप में अलग अलग करेंगे। गीले अपशिष्ट के तहत रसोई और बगीचों से निकलने वाले कूड़े को शामिल किया जाएगा और सूखे कूड़े के तहत कागज, कांच, प्लास्टिक आदि को शामिल किया जाएगा। अलग किए गए कूड़े को 100% घर से ही इकट्ठा किया जाएगा। वैज्ञानिक तरीके से बने लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित अपशिष्ट के सभी खंडों का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा। मिशन के तहत सभी सांविधिक कस्बों को शामिल किया जाएगा। अपशिष्ट मुक्त दर्जा प्राप्त करने के लिए कई विशिष्ट उद्देश्यों को लक्षित किया गया है, जैसे कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण के माध्यम से संधारणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा। संधारणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब है कि कूड़े का इस तरीके से प्रबंधन किया जाएगा जिससे कि कम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो और अपशिष्ट का ज्यादा से ज्यादा दोबारा उपयोग किया जा सके। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से वायु प्रदूषण को कम किया जाएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक के उपभोग में भी धीरे धीरे कमी लाई जाएगी। समग्र चरणबद्ध समाधानों के माध्यम से प्रयुक्त जल की संधारणीय स्वच्छता और उपचार किया जाएगा। निर्मुक्ति से पहले उपयोग किए गए जल का उपचार किया जाएगा। सीवर और सेप्टिक टैंक में खतरनाक अपशिष्ट के प्रवेश को बाधित किया जाएगा। इसके अलावा हाथ से मैला उठाने की प्रथा का भी उन्मूलन किया जाएगा। जन आंदोलन गठित करने और स्वच्छता संबंधी व्यवहार को संस्थागत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नागरिक पहुंच स्थापित करने के साथ जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्षमता का सृजन किया जाएगा। उदाहरण के लिए क्षमता निर्माण, कौशल विकास और ज्ञान प्रबंधन के उपाय, IT सक्षम अभिशासन आदि। अगली खबर भी आवासन एवं शहरी मंत्रालय से। मंत्रालय ने अमृत 2.0 के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत 2.0 का उद्देश्य शहरों को जल सुरक्षित बनाना और सभी घरों में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना है। मिशन ने 500 अमृत शहरों में सीवेज या सेप्टेज प्रबंधन प्रदान करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस मिशन के प्रमुख घटकों की बात की जाए तो इसमें कई परियोजनाएं हैं, जैसे कि शहरी स्थानीय निकाय विस्तृत शहर जल संतुलन योजनाएं और शहर जल कार्य योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। ये निकाय निर्धारित क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं को शामिल करते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये योजनाएं पेश करेंगे। दूसरा प्रमुख घटक है सुधार एजेंडा। इसके तहत गैर राजस्व जल में कमी लाई जाएगी, उपचारित प्रयुक्त जल के पुनर्चक्रण में वृद्धि की जाएगी, जल निकायों के कायाकल्प, शहरी वित्त पोषण को सुदृढ़ करने आदि के माध्यम से नागरिकों के जीवन को सुगम बनाया जाएगा। योजना का अगला घटक है प्रौद्योगिकी उप मिशन, जिसका उद्देश्य है जल क्षेत्र में सिद्ध और सक्षम वैश्विक प्रौद्योगिकियों की पहचान में मदद करना, जल से संबंधित बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और गुणवत्ता मूल्यांकन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना। महिला स्वयं सहायता समूह को भी इस कार्य में शामिल किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अनिवार्य हैं। शहरी स्तर पर कुल निधि आवंटन का कम से कम 10% PPP परियोजनाओं के लिए निर्धारित होना चाहिए। जल के समान वितरण, अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग और जल निकायों के मानचित्रण के लिए पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा इन दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि सामुदायिक भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए परिणामों का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन और परिणाम आधारित वित्त पोषण किया जाएगा। सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, उद्यानों आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अमृत मिशन शुरू किया गया था, जो कि बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित था।
अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। नीति आयोग ने भारत में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर अध्ययन को स्वीकृति प्रदान की है। फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरा पहचानने की एक तकनीक किसी व्यक्ति के चेहरे के माध्यम से उसकी पहचान करने या उसकी पहचान की पुष्टि करने का ये एक तरीका है। इसका उपयोग फोटो, वीडियो या रियल टाइम में लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसके तहत कंप्यूटर एल्गोरिदम की मदद से चेहरे के विशिष्ट चिन्हों यानी कि बायोमेट्रिक डेटा जैसे कि गाल की हड्डी के आकार, होठों की आकृति और माथे से ठुड्डी तक की दूरी को चित्रित या मैपिंग की जाती है। उसके बाद इन्हें एक संख्यात्मक कोड में बदल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को फेस प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। सत्यापन या पहचान करने के लिए ये सिस्टम एक बड़े डेटाबेस में मौजूद फेस प्रिंट की सुरक्षा एजेंसियों के पास उपलब्ध फेस प्रिंट के डेटाबेस के साथ तुलना करता है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के कई उपयोग हैं, जैसे कि एंट्रेंस, सुरक्षा जांच, विमान बोर्डिंग आदि जैसे चेक पॉइंट्स पर स्वचालित प्रक्रिया। इससे अपराध की जांच में सुविधा होगी, साथ ही सरल और तीव्र विश्लेषण के लिए जानकारी प्राप्त होगी। अपराधियों, लापता बच्चों या व्यक्तियों, अज्ञात शवों आदि की पहचान संभव होगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति या प्रमाणीकरण सक्षम होगा। आइए अब आपको बताते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से संबंधित चिंताएं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी निजता पर एक आक्रमण है, जहां पर निगरानी बिना सहमति या कैमरे में मौजूद व्यक्ति को सूचित किए बिना की जाती है। FRT का संभावित रूप से राज्य प्रायोजित जन निगरानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। भारत में डेटा सुरक्षा कानून, सुदृढ़ निगरानी सुधार और एक विशिष्ट FRT विनियमन का अभाव है। इस वजह से भी FRT से संबंधित कई चिंताएं हैं। हाल ही में सरकार ने नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी NAFRS के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है। NAFRS का उपयोग संपूर्ण देश में पुलिस द्वारा किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया जाएगा। अगली खबर लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ न्यायपालिका और चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता से संबंधित है। पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय तकनीकी समिति की नियुक्ति की है। इसके अध्यक्ष हैं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन। ये समिति पत्रकारों और राजनेताओं सहित भारतीय नागरिकों की पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा जासूसी करने के आरोपों की जाँच करेगी। पेगासस एक सैन्य श्रेणी का स्पाईवेयर है। इसे इजराइल की एक साइबर सुरक्षा फर्म NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाया गया है। इसे केवल वैध सरकारों को ही बेचा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पारित करने के लिए कई बाध्य करने वाली परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया है। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में विधि सम्मत प्रक्रिया के अलावा नागरिकों की विवेकहीन जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने पेगासस हमले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पष्ट विवरण प्रदान नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर जानकारी को प्रकट नहीं कर सकती। साथ ही ये भी कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ही आगे करने से सुप्रीम कोर्ट एक मूकदर्शक नहीं बन सकता। समिति मूल अधिकारों के मामले या उल्लंघन के तथ्यों का निर्धारण करने में उच्चतम न्यायालय की सहायता करेगी। साथ ही ये कई मुद्दों पर अपनी अनुशंसाएं भी प्रदान करेगी, जैसे कि आसपास की निगरानी और निजता के अधिकार को बेहतर रीति से सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानून और प्रक्रियाओं का अधिनियमन या संशोधन। समिति राष्ट्र और इसकी संपत्तियों की साइबर सुरक्षा में वृद्धि एवं सुधार करने पर भी अनुशंसाएं प्रदान करेगी। इसके अलावा ऐसे स्पाईवेयर के माध्यम से राज्य और गैर राज्य संस्थाओं द्वारा नागरिकों के निजता के अधिकार पर आक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए भी अनुशंसाएं प्रदान करेगी। इसके बाद केवल कानून के अनुसार ही नागरिकों के निजता के अधिकार में हस्तक्षेप किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। एशिया शिखर सम्मेलन के नेताओं ने मानसिक स्वास्थ्य पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और सतत सुधार पर 3 घोषणाएं अपनाई हैं। इन्हें भारत द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। एशिया शिखर सम्मेलन ने हिंद प्रशांत, दक्षिण चीन सागर, आतंकवाद और कोरियाई प्रायद्वीप तथा म्यांमार की स्थिति सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रुनेई ने एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान के अध्यक्ष के रूप में की थी। शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता पर बल दिया। साथ ही आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक यानी AOIP और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में भारत की सक्रियता को रेखांकित किया। महामारी के बाद की रिकवरी और लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का
उल्लेख किया। एशिया प्रशांत सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों के नेतृत्व वाला एक विशिष्ट मंच है। ये क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसके सदस्य देशों में हैं 10 आसियान देश, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत वर्ष 2005 से ही एशिया शिखर सम्मेलन का सदस्य है, जब वर्ष 2005 में कुआलालंपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगली खबर व्यापार जगत से। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने प्रस्तावित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना को लागू करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित की है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना शुरू की है। इसे डिजिटल एकाधिकार को रोकने और ई कॉमर्स साइटों पर खुदरा विक्रेताओं के सूचीबद्ध होने को मानकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। ONDC का लक्ष्य ई कॉमर्स बाजार की संरचना को मौजूदा प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से एक मुक्त नेटवर्क में बदलना है। एक सॉफ्टवेयर या एक प्रक्रिया को ओपन सोर्स बनाने का मतलब है कि कोड या उस प्रक्रिया के चरणों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाता है। इससे दूसरे उस कोड या प्रक्रिया के चरणों का उपयोग, पुनर्वितरण और संशोधन कर सकेंगे। इसका मतलब होगा कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को समान प्रक्रियाओं का उपयोग करके कार्य करना होगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI परियोजना के समान तैयार किया गया है। UPI लोगों को धन भेजने या प्राप्त करने की अनुमति देता है, भले ही वे किसी भी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हों, लेन देन कर सकते हैं। ONDC परियोजना का लाभ ये होगा कि इससे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज करने, संचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स में दक्षता प्राप्त करने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य बढ़ाने की अपेक्षा की गई है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वैश्विक आबादी के शीर्ष जो 10% लोग हैं, उनके पास कुल घरेलू संपत्ति का 76% हिस्सा है। साथ ही इन्हें वर्ष 2021 में कुल आय का 52% प्राप्त हुआ है। वैश्विक आबादी के निम्नतम स्तर पर स्थित 50% के पास संपत्ति केवल 2% और आय का मात्र 8% हिस्सा है। महिलाएं वैश्विक श्रम आय का केवल 1/3 ही कमाती हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसमें वर्ष 1990 के बाद से बहुत सीमित परिवर्तन देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अरबपतियों पर एक उदारीकृत संपत्ति कर से वैश्विक आय का केवल 1.6% ही उत्पन्न हो सकता है। खासी हिल्स स्वायत्त जिला खासी संपत्ति की विरासत विधेयक 2021। इस विधेयक को खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। ये परिषद संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ये भाई बहनों के बीच पैतृक संपत्ति के समान वितरण का प्रावधान करता है। आपको बता दें कि खासी समुदाय एक मातृवंशीय समाज है। इनमें माता के वंश के माध्यम से विरासत और वंशज का पता लगाया जाता है। खासी समुदायों में सबसे छोटी पुत्री को माता पिता की संपूर्ण संपत्ति विरासत में मिलती है। हालांकि 6ठी अनुसूची के मुताबिक एक जिला परिषद द्वारा बनाए गए कानून को पारित करने का अधिकार अंततः राज्य विधायिका के पास ही रहता है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन। केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रीकरण ऑफ बर्थ एंड डेथ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को बनाए रखा जा सकेगा। वर्तमान में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्यों द्वारा नियुक्त स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के तहत मुख्य रजिस्ट्रार यानी जो राज्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो राज्य स्तर पर एक एकीकृत डेटाबेस बनाए रखेंगे। साथ ही इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के साथ समेकित किया जाएगा। इन डेटाबेस का उपयोग जनसंख्या रजिस्टर और मतदाता रजिस्टर तथा आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। अगला है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NBFID। सरकार ने KV कामत को NBFID का अध्यक्ष नियुक्त किया है। NBFID को अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान उन क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं जहां शामिल जोखिम वाणिज्यिक बैंकों और अन्य सामान्य वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा से ज्यादा है। NBFID को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया गया
था। इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य वित्तीय और विकासात्मक दोनों है। अध्यक्ष या अन्य निदेशकों के मामले में केंद्र सरकार और प्रबंध निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना NBFID के कर्मचारियों के खिलाफ कोई जांच आरंभ नहीं की जा सकती। यूनिसेफ की पासपोर्ट टू अर्निंग पहल। ये पहल भारत में युवा कौशल के रूप में नामित है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक भारत में 5 मिलियन बच्चों को निःशुल्क प्रासंगिक कौशल प्रमाणन के साथ उन्हें नौकरी या उद्यमिता के अवसरों के लिए सशक्त बनाना है। वैश्विक स्तर पर अर्निंग को यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड यानी जेनू वैश्विक कार्यक्रम के तहत 10 चयनित देशों में लागू करने की योजना है। भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस कार्यक्रम का भागीदारी है। यूनिसेफ ने वर्ष 2018 में जेनू साझेदारी को आरंभ किया था। इसका उद्देश्य विश्व भर में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के विस्तार की जरूरतों को पूरा करना है। संभव ये एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम है। इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये 1 महीने की लंबी पहल होगी। इसमें MSME मंत्रालय के 130 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कई कॉलेजों या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITIs के छात्रों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को MSME मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही कई योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। कृषि उड़ान 2.0। नागर विमानन मंत्रालय की इस योजना में हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इस योजना को मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के 53 हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें हवाई अड्डों के भीतर और बाहर माल ढुलाई से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अभिसरण तंत्र की स्थापना के माध्यम से संसाधन जुटाना, सभी हितधारकों को सूचना के प्रसार के लिए ई-कुशल का विकास करना। ई-कुशल का मतलब है सतत समग्र कृषि रसद के लिए कृषि उड़ान। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम के साथ ई-कुशल का एकीकरण प्रस्तावित है। अगला है स्वचालित वोट गणना सत्यापन प्रक्रिया स्टैक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यान्वयन में सक्षम। इसने पंचायत चुनावों में मतगणना को स्वचालित करने के लिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साझेदारी की है। ये अपनी तरह का पहला प्रयास है। मतगणना केंद्र पर स्टैक के अपने स्वामित्व वाले वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम को लगाया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM स्क्रीन की निगरानी करके सीधे कैमरे से वोटों की गिनती करेगा। कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर कार्यक्रम। हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को CVE कार्यक्रम द्वारा CVE नंबरिंग प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया गया है। इसका कार्य भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित किए जाने वाले सभी उत्पादों को प्रभावित करने वाली सुभेद्यताओं का संख्यांकन करना है। CVE कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से प्रकट साइबर सुरक्षा सुभेद्यताओं की पहचान करने, उन्हें परिभाषित करने और सूचीबद्ध करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधारित प्रयास है। CNA यानी CVE नंबरिंग प्राधिकरण ये संबंधित CVE रिकॉर्ड में सुभेद्यताओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। नंबरिंग प्राधिकरण CVE सूचना के तहत CVE रिकॉर्ड के रूप में सुभेद्यताओं पर वर्णनात्मक डेटा तैयार करते हुए सुभेद्यताओं के लिए CVE ID के नियमित कार्य के लिए जिम्मेदार है। अग्नि 5 हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल में 3 चरणों वाले ठोस ईंधन इंजन का उपयोग किया गया है। ये बेहद सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की घोषित नीति के अनुरूप है। इस नीति में नो फर्स्ट यूज की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। अग्नि श्रृंखला में अन्य मिसाइलें हैं अग्नि 1 जो कि 700 किलोमीटर रेंज की है, अग्नि 2 जो कि 2000 किलोमीटर रेंज की है, वहीं अग्नि 3 और अग्नि 4 2500 से 3500 किलोमीटर रेंज से ज्यादा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।